ठीक है, आपको क्लियर है कल वाला लेक्चर? कोई इशू नहीं है उसमें? अब्दुल रहमान, आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? उमैर, कल हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग पढ़ा था। उमैर आप बताइए उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? हरी आप जल्दी। अनम आप बताएं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में हमने कल क्या पढ़ा था? सो तो नहीं रहे सब? उमैर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा बच्चे, कल हमने प्रोडक्ट कॉस्टिंग डिस्कस किया था। जो कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बहुत बुरी बात है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे मुझे। कल जो हमने डिस्कस किया था, बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्टिंग डिस्कस किया था, जिसपे हमने बताया था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं हम उनको मेजर कर रहे होते हैं और प्रोसीजर डिफाइन कर रहे होते हैं कि ताकि हम फाइनल प्रोडक्ट को अपनी कॉस्ट असाइन कर सके, क्योंकि हमने कहा पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सी कॉस्ट आती है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो असाइन की जाती हैं। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड है? एनीवन? आयशा बच्चे आप बताओ, प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं? आयशा, प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट में हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट आती हैं। अगर किसी को याद हो और कोई सो रहा ना हो, हमने 3 कॉस्ट इसमें डिस्कस की थी। मटेरियल की कॉस्ट डिस्कस की थी, लेबर की कॉस्ट डिस्कस की थी और फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट इसमें डिस्कस की थी। मटेरियल क्या होता है? उमैर, मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल क्या होता है जब हम यूज करते हैं? बच्चे बहुत बुरा रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप लोग। जी हाँ बच्चे, आप बताओ। अच्छा जी, हमने जो 3 कॉस्ट डिस्कस की थी, प्रोडक्ट की, मटेरियल की, लेबर की और एफर्ट्स की। मटेरियल हमने बात की थी कि ये वो चीज या आइटम जो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं उसे हम मटेरियल कहते हैं। लेबर क्या है? जो आप एम्प्लॉयज लगा रहे हो, जो वर्कर्स लगा रहे हो पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और तीसरी जो कॉस्ट हमने डिस्कस की थी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, या जिसे फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, या सिंपली आप ओवरहेड भी इसे कहते हैं। उसकी जो कॉस्ट हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने कहा था कि ये इनडायरेक्ट चीजें होती हैं। इसमें जो चीजें ये कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। इनडायरेक्ट मीन कि ये वो कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं कर पाते। मटेरियल की हो या लेबर की, उसे हम डायरेक्टली ट्रेस आउट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि हमने एक बुक बनानी है, तो बुक के बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है? हमें इंक चाहिए, पेपर्स चाहिए, बेसिक मटेरियल यही रिक्वायर्ड है। तो हमने कहा अगर एक बुक बनेगी तो ये पार्टिकुलरली पता चल जाएगा ना कि कितने पेज या पेपर आपने यूज किया और कितनी इंक यूज की एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यानी इसको आप ट्रेस आउट कर सकते हो, ये कितने वर्कर ने इस पे काम किया था, कितने घंटे काम किया था कि एक बुक प्रिपेयर हो गई थी। तो ये वो कॉस्ट है जिसको ट्रेस आउट किया जा सकता था, मटेरियल की कॉस्ट को भी और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को भी। लेकिन हमने कहा कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिनको डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता, जो रिलेटेड तो होती है प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट बनाने के साथ उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बट दे आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। तो वो कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमने कहा कि अगर बुक का जो एडिटर है
वो एडिट करता है सर बुक को और बाद में उसको चेक भी कर रहा होता है। अब पर बुक उसने कितना उसको पे करना है, पे किया है, क्योंकि हमने कहा हम तो उसको पर मंथली सैलरी पे कर रहे होते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना कि पर मंथ उसको कितना पे किया है ये डिफिकल्ट होता है। आप इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कहा हमने तो उसको सैलरी दी थी, एक बुक पर कितना आ रहा है हमारी कॉस्ट, तो उसको ट्रेस आउट करना, थोड़ा ट्रैक आउट करना मुश्किल होता है। तो इसको इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जिसको डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता। हमने कहा लेकिन ये भी कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, और ये भी जरूरी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस कॉस्ट के, क्योंकि इस कॉस्ट को इंकर किए बगैर आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो सकती ना, बन नहीं सकती। जब तक एडिटर बुक एडिट नहीं करेगा आप ऑब्वियसली आप पब्लिकेशन में नहीं जा सकते। तो हमने कहा ये तो थी इनडायरेक्ट जो लेबर लगी थी उसमें, इनडायरेक्ट मटेरियल भी इसमें आ जाता है। हमने कहा बुक की बाइंडिंग के लिए ग्लू चाहिए, तो वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में हमारी कौन कौन सी कॉस्ट आती है, हमने कहा हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इसके अलावा बहुत सी और कॉस्ट भी होती है जिसमें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे हमने कहा कि फैक्ट्रीज में मशीन यूज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली यूज करती हैं तो मशीन चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी हम इनडायरेक्ट हेड में डाल देते हैं। फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर्स काम कर रहे होते हैं, जो ओवरऑल तमाम प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहे हैं, हमने कहा उनकी और जो सैलरी पे कर रहे हो वो भी इसमें डाल देते हैं। अब हमने कहा कि कंपनी या फैक्ट्री को आपने इंश्योर कराया होता है, तो फैक्ट्री के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे कर रहे होते हैं वो भी इसी में डाल देते हैं। फिर हमने कहा फैक्ट्री को हर साल हम जब यूज करते हैं तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे होते हैं कि हमारी वैल्यू फैक्ट्री की या मशीनरी की कम हो रही होती है, तो डेप्रिसिएशन भी ओवरहेड में ही डाल दी जाती है। अगर बेसिकली देखें तो हमने कहा प्रोडक्ट के बनाने से ऐसा जिसका लिंक नहीं लग रहा होता कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो या इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो प्रोडक्शन से क्या रिलेटेड, हमने कहा लेकिन ये सारी चीजें जो हैं डायरेक्ट कोई लिंक नहीं लग रहा कि चीज बनाने से रिलेटेड इनका कोई लिंक होगा, लेकिन हमने कहा बेसिकली तब फैक्ट्री के लिए ये तमाम जरूरी है। प्रोडक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो अगर जब तक आपकी फैक्ट्री इंश्योर नहीं होगी, ऑब्वियसली आपकी अगर मशीन चल जाए तो हमने कहा फिर नहीं लाने के लिए या तो आप तो या इंश्योरेंस क्लेम करोगे, अगर इंश्योरेंस नहीं की हुई ऑब्वियसली कंपनी को अपने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के लाने पड़ेंगे, तो इसलिए ये जरूरी होती है। जो सुपरवाइजर तमाम काम को सुपरवाइज कर रहा है उसको सैलरी नहीं दोगे, तो हमने कहा ओवरऑल काम कैसे इफेक्टिवली चलेगा। तो ये वो कॉस्ट होती है जो जरूरी होती है ताकि आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली मुहैया नहीं किया जा सकता, और इनको मेजर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली क्यों जरूरी होता है, हमने कहा क्या कि अपनी जो ट्रू कॉस्ट है अपनी प्रोडक्ट की वो फाइंड आउट कर सके। मटेरियल और लेबर तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो क्योंकि वो ट्रेसेबल होता है कि कितना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल यूज हुआ है या एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया या कितने मिनट काम किया। तो बेसिकली क्योंकि हमने कहा इनको डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको इनडायरेक्ट वे में ट्रेस आउट करते हैं। नॉर्मली ये जो ओवरहेड की कॉस्ट होती है ये एलोकेट की जाती है। एलोकेट मीन दैट कि आप कोई फिक्स अमाउंट रख देते हो, सपोज हमने कहा 10 लाख हो गया या 20 लाख या 5 लाख के कंपनी फैक्ट्री के अंदर जितने भी ओवरहेड है उनकी इकट्ठी कॉस्ट असाइन कर दी, ओवरऑल कॉस्ट दे दी कि ये कॉस्ट आएगी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ओवरहेड इतना चार्ज करोगे आप। फिर उसके बाद अगला काम क्या होता है, हमने कहा फिर पर हेड हम खुद निकालते हैं। जैसे मटेरियल में या लेबर में पर हेड आप बता देते हो डायरेक्टली कि एक प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल लगा था या लेबर लगा था। ओवरहेड के लिए बताना मुश्किल होता है, तो इसलिए कॉस्ट एलोकेट कर दी जाती है। उसके बाद फर्दर उसको फिर डिवाइड किया जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रेट लगा था, उसके लिए प्रोसेस यूज कर लेते हैं हम कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना लगा था, ओवरऑल असाइन कर देते हैं, एलोकेट कर देते हो। अच्छा, हमने कहा कंपनीज जो फैक्ट्रीज होती है वो ना सिर्फ प्रोडक्ट बना रही होती हैं बल्कि सर्विसेज में भी काम कर रही होती हैं। तो सर्विस फैक्ट्री सर्विस इंडस्ट्रीज भी होती है। तो सबसे मुश्किल काम जो किसी भी कंपनी या फैक्ट्री के लिए होता है वो ये होता है कि उसे वो ओवरहेड की कॉस्ट को ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है या एलोकेट करना मुश्किल होता है। मटेरियल या लेबर को तो एलोकेट करना ईजी है, तो हमने कहा चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी ओवरहेड की कॉस्ट को एक तो एलोकेट करना कि वो करेक्टली एलोकेट कर सके। एलोकेशन बेसिकली एस्टिमेशन होती है। जब कॉस्ट एलोकेट कर रहे होते हैं या पैसे दे रहे होते हैं, इसका मतलब है हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि पूरा अगले एक साल या अगला एक माह हमारा इतना ओवरहेड में इतना खर्चा आएगा। वो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। मतलब हमने कहा वो आपकी जो आपने एलोकेट किया हुआ है उससे ज्यादा भी आपका खर्चा आ सकता है और उसी प्रोसीजर में क्या उससे कम भी आपका खर्चा आ सकता है। अब ओवरहेड को एस्टिमेट एलोकेट करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसको एलोकेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है सबको यहाँ तक? आमिर बच्चे आपको क्लियर है यहाँ तक ओवरहेड?
क्या है और कैसे हम एलोकेट अभी करने का प्रोसीजर पड़ता है, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मिस क्लियर है। इधर आओ, आपको क्लियर है बच्चे? तो जी हाँ, ओवरहेड तक क्लियर है, फैक्ट्री ओवरहेड तक किसी को कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? प्रोसेस क्या है कॉस्ट को एलोकेट करने का, ओवरहेड को प्रोडक्ट को कैसे एलोकेट करते हैं हमने कहा इसके लिए बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में अभी हमने बात की कि डिफरेंट कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। मटेरियल की बात करें हमने उसमें तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, या लेबर की बात करें तो उसमें सिर्फ लेबर की कॉस्ट इंक्लूडेड थी। लेकिन ओवरहेड में क्योंकि हमने कहा डिफरेंट एक पूल बना लेते हैं, हेट्रोजीनियस पूल क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, एक तरह की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। कैसे? हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इसमें इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी इसमें आ जाती है, इनडायरेक्ट अगर लेबर है तो वो भी आ जाएगी, गैस का बिल आ जाएगा, अगर आप डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट कर रहे होते हैं या मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही होती है तो उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। ये वो सारी कॉस्ट होती है जो ओवरहेड के खाते में हम डाल देते हैं। अब देखो जब ये पूल बन जाएगा तो हमने कहा ये होमोजेनियस नेचर की कॉस्ट तो नहीं है, डेप्रिसिएशन अलग नेचर की कॉस्ट है, इंश्योरेंस अलग नेचर की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी या गैस की कॉस्ट अलग नेचर की है, तो ये हेट्रोजीनियस नेचर की कॉस्ट होती है। इन सारी कोस्ट के को जब हम इनको एलोकेट करना है तो पहले तो हम इनको पूल वाइज डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन हो जाती है बेसिकली इनकी, और फिर हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कोस्ट को कितना असाइन करना और कैसे असाइन करना है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है, डायरेक्टली इसको हम ना तो ट्रेस आउट कर पाते हैं और ना ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितनी आई है, तो इसीलिए जब इसको असाइन किया जाता है तो फिर डायरेक्ट रूट नहीं यूज करते, हम इनडायरेक्ट वे यूज करते हैं इसको असाइन करने का। एलोकेशन के लिए इसकी ओवरहेड की एलोकेशन के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हो, मैं कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, हमने कहा बेसिकली वो फैक्टर्स या एक्टिविटी कह लो या फैक्टर कह लो जिनकी वजह से कॉस्ट इंकर होती है, उनको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कोई भी वो फैक्टर भी हो सकता है या एक्टिविटी भी हो सकती है कि हमने कहा ये पार्टिकुलर फैक्टर होगा या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमारी कॉस्ट इंकर होगी। ओवरहेड की कॉस्ट ड्राइवर क्या है, हमने कहा वो ड्राइवर जिनकी वजह से ओवरहेड की कॉस्ट इंकर होती है। नॉर्मली अगर कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम में बात करें तो वो ये कहते हैं कि ओवरहेड की कॉस्ट, हम सिस्टम ये भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में, कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी दोनों सिस्टम डिस्कस किए थे। तो कन्वेंशनल क्या कहता है कि ओवरहेड की कॉस्ट क्यों आपकी क्यों इसका फैक्टर क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इनके मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपकी ओवरहेड की कॉस्ट इस वजह से ज्यादा होती है, इस वजह से इंक्रीज करती है कि आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए, इस पर डिपेंड कर रही होती है। यानी इनके नजदीक आपका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपका वॉल्यूम प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे होगे, सपोज अगर आप 1000 प्रोडक्ट पहले बनाते थे, अब अगर आप 1500 प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो तो इसका मतलब है आपकी ओवरहेड की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, यानी हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया ना। दूसरा ये कहते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ यानी इस पर डिपेंड करे, अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी सपोज पहले अगर हम 1000 बना रहे थे, अब हम 500 बनाना स्टार्ट कर दें प्रोडक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और हमारी ओवरहेड की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यानी कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपकी डिपेंड कर रही होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट को। अच्छा जी, डिफरेंट कुछ कॉमन मेजर्स भी होते हैं, हमने कहा इनके अकॉर्डिंगली तो ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन कुछ कॉमन मेजर्स भी होते हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने ओवरहेड की कॉस्ट को मेजर करते हैं, कहते हैं कि ये कॉस्ट ड्राइवर्स है ओवरहेड की कॉस्ट के। उनमें उनमें कुछ जो होते हैं मेजर्स होते हैं वो इनपुट प्रोडक्शन इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट होते हैं। आउटपुट का मेजर्स क्या है कि उसके थ्रू हम कैसे मेजर करते हैं ओवरहेड की कॉस्ट को, उसमें आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने आपने यूनिट बनाए हैं उनकी बेसिस पे हम कह देते हैं कि ये कॉस्ट ड्राइवर है कि जितने ज्यादा यूनिट बनेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी। जैसे हम अभी हमने यही डिस्कस करें कि 1000 अगर आप बना रहे हो, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने कहा वो शू बनाती है, अगर पेयर ऑफ शू पहले वो 1000 बनाते थे, अब अगर 15,000 बनाने लगे यानी उनका आउटपुट ज्यादा हो गया ना, तो हमने कहा उनकी ओवरहेड कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी कि अब उनकी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इंक्रीज कर गई है। एक तो इस बेसिस पे भी हम मेजर कर लेते हैं कि आपके आउटपुट कितना हुआ है, कंपनी ने चीजें कितनी बनाई हैं। दूसरी बात, ओवरहेड की कॉस्ट को हम इनपुट बेसिस पे भी मेजर कर सकते हैं।
इनपुट बेसिस पे मेजर करने का क्या मतलब है कि लेबर्स ने कितना ज्यादा काम किया है। अगर सपोज पहले हमने कहा कि वो 5 घंटे काम करते थे, अब 8 घंटे काम शुरू कर दिया, काम करते हैं। अब हमने कहा उनकी काम के जो आवर्स थे वो ज्यादा हो गए, दैट मीन कि अब ओवरहेड की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो उन इनपुट बेसिस पे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। यानी ओवरहेड के को मेजर करने के दो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, एक तो इनपुट बेसिस पे, दूसरे आउटपुट बेसिस पे। आउटपुट बेसिस पे क्या है, हमने कहा जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, और इनपुट बेसिस पे क्या है कि लेबर ने कितने घंटे काम किया, उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसकी कॉस्ट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि आपने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए कि इसकी बेसिस पे ये पार्टिकुलर फैक्टर है या एक्टिविटी है, इसकी बेस पे हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है। अब दूसरा काम क्या है कि आप जो ओवरहेड का रेट है वो डिसाइड कर लो। ये नॉर्मली बजटेड होगा, प्री डिटर्मिन होगा, एग्जैक्ट नहीं होता। एक्चुअल रेट तभी निकलता है जब हम पूरा साल काम करेंगे या पूरा माह काम करेंगे, जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो तभी निकलेगा। स्टार्टिंग में जब आप एस्टिमेट ऑब्वियसली कर रहे हो तो हमने कहा ये हमारा एक एस्टिमेशन ही है, हम अंदाजा ही लगा रहे हैं कि हमारा इतना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम रेट पहले हर यूनिट के लिए, क्योंकि हमने कहा ओवरहेड की कॉस्ट हर पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए निकालनी है। कंपनी अगर 10 प्रोडक्ट बना रही है तो हर 10 प्रोडक्ट पे कितना लगा वो निकालना होता है, हमने पर हेड निकालना होता है। तो पर हेड निकालने के लिए क्या है कि नॉर्मली पहले एक अमाउंट, बजटेड अमाउंट असाइन कर ली जाती है। सपोज कंपनी ने ये अपना पास डेटा देख के ये एस्टिमेट किया कि इस साल हमारी जो ओवरहेड की कॉस्ट आएगी वो 1 लाख आएगी। सपोज कर रहे हैं कि वो 1 लाख आएगी इतनी प्रोडक्ट बनाने के लिए। कंपनी ने कहा कि इस साल हम कितनी प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज उसने कहा इस साल हम 20,000 प्रोडक्ट बनाएंगे। 1 लाख उसने कहा हमारी कॉस्ट आएगी, 20,000 प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने रेट निकालना होता है। रेट नॉर्मली कैसे निकालता है, जितना वो अपना बजट बनाती है, ओवरहेड का बजट है ये, उसको जितनी प्रोडक्ट वो ज्यूम कर रही है कि हम इस साल बनाएंगे उससे डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली क्या करेंगे, हम सिंपली 1 लाख को 20,000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमने कहा हमारा 5 जो आएगा ये रेट निकल आएगा, पर हेड रेट निकल आएगा, ये लेबर का रेट निकलेगा। इसी तरह सेम हम मटेरियल जितना भी यूज होगा मटेरियल का रेट निकाल लेते हैं। ये रेट को हम क्या करते हैं, सिंपली ये बताते हैं कि इस साल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगी, ये जितने घंटे वो काम करेंगे, जितनी प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे सिंपली ये उस पर उसका रेट ही आएगा, उस पर इतना रेट अप्लाई करेंगे। ये नॉर्मली आप एस्टिमेट कर रहे होते हो। रेट कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या काम होता है, जो रेट होता है उसको अप्लाई कर दो, जो एक्चुअली कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने पे जो कॉस्ट आई है, जितने घंटे उन्होंने काम किया। जैसे अभी हमने 5 का रेट निकाला पर डायरेक्ट लेबर आवर के, हमने कहा एक मजदूर जो एक प्रोडक्ट पे काम करेगा 1 घंटे के उसको कितना ओवरहेड का पैसे आएंगे, हमने कहा 5 रुपए उसको ओवरहेड का आएगा। अब इस रेट को हमने कहा जितनी वो पार्टिकुलर जो वर्कर है वो जितने घंटे काम करेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस पार्टिकुलर वर्कर की ओवरहेड की कॉस्ट निकाल लेंगे। अब हमने कहा कि जो वर्कर था उसने 10 घंटे काम किया, तो हमने 1 घंटे का रेट निकाल लिया था, वो 1 घंटे में हमने कहा ओवरहेड की कितनी कॉस्ट आएगी, $5 आएगी। तो 10 को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने घंटे वो काम करेगा, तो हमने कहा वो क्या आ गया, वो 50 आ गया। ये इसका अप्लाइड रेट आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? यहां तक क्लियर है? ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने, रेट कैलकुलेट करना, और रेट को सिंपली जो आपकी कॉस्ट आई है जो बजटेड है उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक किसी को कोई इशू? आफाक, आपके बच्चे कोई इशू यहां तक? मैम। वजीहा, आपको बच्चे? और ये आज बच्चे आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे क्लास में, आज क्या मसला है सबको, कोई इशू है? नो मैम। मैं कब से स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट में मैं आप लोगों से कब से पूछ रही हूँ, तो कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ना सीआर कर रहा है, और उसको मैंने मैसेज भी किया है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है? क्लियर है कि ओवरहेड की कॉस्ट कैसे एलोकेट करते हैं? मैम एक दफा थोड़ा सा बता दें क्योंकि अभी हम क्लास में ज्वाइन किया है। इतनी लेट ज्वाइन किया है, क्लास से टाइम नहीं पता थी? मैंने तो मैसेज भी किया था क्लास में, कहाँ से समझ नहीं आई बच्चे, पूछे। हम आज डिस्कस कर रहे हैं ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट करना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि मटेरियल और लेबर की कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस आउट हो सकती है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने 3 तरह की कॉस्ट डिस्कस की थी, मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की।
कल लेबर और मटेरियल की डिस्कस कर ली थी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट करना। हमने पहले भी डिस्कस किया, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसको डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने पे कितनी ओवरहेड की कॉस्ट आई है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको हम डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं कर पाते, इसलिए नॉर्मली हम कहते हैं इसको एलोकेट कर दिया जाता है, और एलोकेशन की बेस पे फिर हम पर हेड की निकाल लेते हैं कि पर हेड पे कितनी ओवरहेड की कॉस्ट आई है। एलोकेट करने का बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप प्रोसेस क्या है कि आप क्या करोगे, कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करोगे। कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने मीन्स कि वो कौन सा पार्टिकुलर एक्टिविटी या फैक्टर है जिनकी बेसिस पे कॉस्टिंग कर हो रही है। नॉर्मली कन्वेंशनल अकाउंटिंग कहती है कि वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जितना आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतनी आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। इसके अलावा डिफरेंट और फैक्टर्स हैं जिनको हम कॉस्ट ड्राइवर्स कह सकते हैं। वो इनपुट फैक्टर्स भी हैं और आउटपुट फैक्टर भी हैं। इनपुट फैक्टर क्या है कि आप लेबर कितने घंटे काम कर रही है, उसकी बेसिस पे अगर उनके घंटों की तादाद ज्यादा हो गया, दैट मीन के ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा क्या, आउटपुट फैक्टर्स क्या है कि जितनी आप प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे हो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लो। फिर सेकंड स्टेप क्या था, हमने कहा हमने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए, अब रेट डिटर्मिन कर लो ओवरहेड का। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, वो साल के स्टार्टिंग पे या मंथ के, अगर मंथली बेसिस पे वो कर रही हैं, ओवरहेड की एक कॉस्ट को या बजट बना लेती है कि इस माह या इस साल हमारा इतना बजट आएगा। ओवरऑल बना लेते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट की बेस पे नहीं बनाते कि हमारी प्रोडक्ट इतनी बनेगी। आप सिंपली क्या करना है, जितनी प्रोडक्ट बनी है और जितना आपका बजट है उसको डिवाइड कर दो, बजट को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, तो आपका रेट निकल आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हर प्रोडक्ट पे वो रेट अप्लाई कर देना होता है। जैसे इसमें हमने लेबर्स का अगर रेट निकाला है, तो लेबर ने कितने घंटे काम किया है, उसका एक लेबर का कितना ओवरहेड की कॉस्ट बनेगी, जो रेट निकाला वो उससे सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है और हमारी ओवरहेड की कॉस्ट निकल आएगी। अब कोई इशू बचे यहाँ तक? क्लियर है? मैम अच्छा बच्चे, ये बेसिकली ये मैप आउट है कि हम कैसे ट्रेस आउट करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को। तीनों कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी होती है, हमने कहा मटेरियल और लेबर, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसको इजीली ट्रैक आउट किया जा सकता है। और जो फैक्ट्री ओवरहेड होती है, क्योंकि हमने कहा ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसलिए पहले ये एलोकेशन की बेस पे काम कर रही होती है। कॉस्ट पूल, हमने कहा डिफरेंट तरह की कॉस्ट हो सकती है, इसमें आप डेप्रिसिएशन की डाल सकते हो, इंश्योरेंस की डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, सुपरवाइजर की, तो सबकी बेसिक कॉस्ट पूल को आपने एलोकेशन बेस दे देनी है। यानी अगर इनडायरेक्ट लेबर डाल रहे हो तो उसको बेस निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। अगर आप डेप्रिसिएशन के डाल रहे हो तो उसका रेट निकाल लेंगे, अगर सुपरवाइजर की सैलरी की डाल रहे हो तो उसका रेट निकाल लेंगे, और फिर उन्हीं की बेसिस पे हम जितना उन्होंने काम किया होगा रेट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अपनी पर यूनिट की कॉस्ट निकालते जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू बचे? नो मैम। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अब हमने का कॉस्ट तो हमने निकाल ली, हमने ये, लेकिन ये जो अभी हमने ओवरहेड की कॉस्ट निकाली है ये हमारी एस्टिमेशन होती है, और एस्टिमेशन हमने का चेंज भी जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं वो उसको अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है कि हमने जो एस्टिमेशन लगाया है कि हमारा पार्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं एक पीरियड के दौरान इतने यूज होंगे कि एक प्रोडक्ट पे हमारे ओवरहेड इतने निकलेंगे। अभी जो हमने प्रोसेस किया है, हमने एस्टिमेशन ही की थी ना कि हो सकता है हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे इतने ओवरहेड लगेंगे, उसको अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है कि उस पार्टिकुलर पीरियड के दौरान जितने हमारी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है ओवरहेड की वो एक्चुअल है। अप्लाइड और जो एक्चुअल है उनमें डिफरेंस हो सकता है। हमने कहा सम टाइम ये हो सकता है कि हमारे जो अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे, यानी जो हमने एस्टिमेट किए हुए थे वो ज्यादा एस्टिमेट किए हों और जो एक्चुअल हमारे इंकर हुए हैं वो कम हुए हों। जब ऐसा होगा तो जो ओवरहेड्स को हम कहेंगे ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। और सम टाइम क्या हो सकता है कि जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है वो कम हो और एक्चुअल हमारे जो एक्सपेंसेस हैं ओवरहेड है वो ज्यादा हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि अंडर अप्लाइड हो गए हैं, हमारे ओवरहेड क्या हो गए हैं, अंडर अप्लाइड हो गए हैं। इसको नॉर्मली क्या किया जाता है, ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देते हैं। जब हमने कल स्टेटमेंट में डिस्कस किया था, हमने कहा हमारी जितनी भी जो इन्वेंट्री होती है ये कॉस्ट होती है, जब वो सोल्ड आउट हो जाती है, जब उसे बेच देते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को चार्ज कर देते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन हमने कहा ये तब होता है जब हमारे पास जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा माइनर है या उसकी अमाउंट बहुत कम है, तो तब तो सिंपली आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देते हो। लेकिन अगर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड का वो बहुत ज्यादा है, तो सिंपली क्या करते हैं हम प्रोपोर्शनेट चार्ज कर लेते हैं, यानी उस अमाउंट को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी चार्ज करते हैं
वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को भी चार्ज करते हैं और फिनिश गुड्स को भी जो हमारे पास होती हैं उनको प्रोपोर्शन की बेसिस पे वो अमाउंट चार्ज कर देते हैं और अपना अकाउंट जो ओवरहेड का है या अंडर ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है उसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड में? मुझे क्या बच्चे आपको कोई इशू है यहाँ तक? क्लियर है? ओवर अप्लाइड क्या होता है, अंडर अप्लाइड ओवरहेड क्या है एक्चुअल और बजटेड में? आमिर आपको बच्चे क्लियर है यहाँ तक? जी मैम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हमने कहा ये तो हमने चार्ज कर लिया, ओवरहेड भी निकाल लिया, अंडरहेड भी अप्लाइड ओवरहेड भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है, नॉर्मली मैंने आपको कहा ना कंपनीज जो होती हैं अपनी ओवरहेड अप्लाइड या ओवरहेड जो होते हैं अप्लाइड हो या एक्चुअल हो उनको कंपैरिजन करके अपने वो डेफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकती हैं कि आइदर हमने ओवर अप्लाइड कर लिए थे या अंडर अप्लाइड कर लिए थे। नॉर्मली कंपनीज ये मंथली बेसिस पे निकाली होती हैं, अपने जो ओवरहेड के अकाउंट है उनको क्लोज करना है या उनको चेकआउट करना है, तो ये मंथली बेसिस पे नहीं हो रहा था, कंपनी नॉर्मली ये ईयरली बेसिस पे कर रही होती है, पूरे साल के बाद इसको चेक करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं और एट द एंड उसको फाइनल प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग की दो टाइप्स हैं और वो डिपेंड कर रही होती हैं कि जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन की नेचर कैसी है या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की नेचर कैसी है। सम टाइम कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं कि हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है या उसके फीचर्स सेम नहीं होते हैं। जैसे आप डिजाइनर्स की बात करो, आप उनको अगर कोई ड्रेस बनवाते हो ऑब्वियसली आप अपनी बताते हो ना, आपके अपने जो प्रोडक्ट आप बनाने चाह रहे हो, आप किस किस्म की प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कर रहे हो, आपका किस किस्म का मटेरियल चाह रहे हो कि उस पर लगाओ, उसका कलर क्या हो, उसकी डिजाइनिंग डिफरेंट हो। तो डिजाइनर के पास जो भी ड्रेस बनवाते हो हर ड्रेस दूसरे ड्रेस से डिफरेंट होता है। हमने कहा वो जिन बेसिस पे काम कर रहे हैं यानी उनकी एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफर कर रही होती है। तो ये जो प्रोडक्ट जब ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रही हो उसको वो जो प्रोडक्ट बना रहा हो तो उसे कस्टमाइज प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं। और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं हमने कहा कि वो सेम टाइप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, एक जैसी चीजें बना रहे होते हैं। जैसे अगर आप शूज लेने जाएं तो हमने कहा ऑब्वियसली उनका डिजाइन सेम होता है ऑलमोस्ट, और आपको हर साइज में मिल जाता है और कलर की वैरायटी हो सकती है, लेकिन हमने कहा नॉर्मली जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो क्वांटिटी बड़ी होती है, हर कस्टमर के लिए डिफरेंट नहीं होता, डिफरेंट डिजाइन उनके पास हो सकते हैं, लेकिन हर पार्टिकुलर कस्टमर के लिए ये नहीं है कि आप अगर आए तो आपको अलहदा बना के देंगे, कोई और कस्टमर आया तो उनके लिए और चेंज करेंगे। उनके पास 2-3 कलर के हम कलर्स हो सकते हैं, कुछ डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन हर कस्टमर के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट नहीं होती है। तो वो उसको हम मास प्रोडक्शन भी कहते हैं कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और सेम नेचर की प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है, तो उन्हें मास प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब ये नेचर है ना बिजनेस की किस नेचर के तहत काम कर रहा है। अच्छा, जब हमने बात की कि बिजनेस वो प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो इसमें जो प्रोडक्ट नॉर्मली बनाई जाती हैं वो यूनिक प्रोडक्ट होती हैं, यूनिक प्रोडक्ट होती है और दूसरी वो लिमिटेड बनाई जाती हैं। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट उसमें कुछ हो सकता है कि जैसे अगर आप देखो डिजाइनर की बात करें, आपने ड्रेस बनवाया, आपकी ड्रेस की क्वांटिटी अगर एक ही तो उसने एक ही बनाया, नेक्स्ट कोई कस्टमर आएगा उसके प्रोडक्ट जो अगर वो ऑर्डर करेगा कोई चीज तो हमने कहा उसका डिजाइन डिफरेंट होगा, हो सकता है कि वो उसके लिए 2 बनाए या सेम 3 बना दे, उसके लिए अगर उसकी डिपेंड करता है ना उस वो क्या रिक्वायर कर रहा है। तो हमने कहा वो जो क्वांटिटी बनाएगा वो क्वांटिटी लिमिटेड होगी। कस्टमाइज प्रोडक्ट में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, उनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जब मास प्रोडक्शन में हम जाते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी में बनाई जाती हैं और उनकी जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग नॉर्मली इन 2 इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा होता है कि या तो बिजनेस ऐसी चीज़ें बना रहा है जो यूनिक है, लिमिटेड क्वांटिटी में एक या बैचेस में बना रहा है। नॉर्मली अगर बिजनेस ऐसा है कि जो एक प्रोडक्ट बनाता है या हमने कहा कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाता तो एक ही है, लेकिन हमने कहा उसके अंदर सिर्फ 10 आइटम्स आ गए, सेम नेचर की सेम तरह की सिर्फ 10 आइटम्स बना रहा है, तो हमने कहा वो हम कहते हैं बैच में काम कर रहा है, बैच बना रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी है। बैच नॉर्मली क्वांटिटी बहुत लिमिटेड बहुत कम होती है। लेकिन जब हमने कहा दूसरी साइड पे चले जाएं कि बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है, 1-2 प्रोडक्ट है लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा वो प्रोडक्ट सेम होंगी, हमने कहा वो मास प्रोडक्शन में काम कर रहा है।
इन दो बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज करना है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए क्या सिस्टम यूज करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट किस सिस्टम के तहत निकालनी है। नॉर्मली दो कॉस्टिंग सिस्टम है, एक हम जॉब कॉस्टिंग सिस्टम कहते हैं, सेकंड वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम उन वो कंपनीज यूज करती हैं जो कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रही होती हैं, यानी ऐसी प्रोडक्ट बना रही होती है नॉर्मली एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनाती हैं, यानी हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, या जो बैचेज में प्रोडक्ट बना रही होती हैं वो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करती हैं। और वो कंपनी जो हमने कहा मास प्रोडक्शन में जा रही हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही हैं और हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से आइडेंटिकल है या सिमिलर है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हमने कहा कि वो प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बना रही होती है लेकिन उनकी प्रोडक्ट में यूनिक फीचर्स होते हैं, तो वो इन दोनों का मिक्सचर यूज कर लेते हैं, जो जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी अब ये कंपनीज ने डिसाइड करना होता है अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपने बिजनेस को देखते हुए कि वो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट करने के लिए, आधर जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग सिस्टम नॉर्मली कौन से बिजनेस यूज करते हैं। अभी हमने बात की नॉर्मली वो यूज करेंगे जो ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, तो वो वाले जो बिजनेसेस होते हैं वो जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। अब कौन से बिजनेस है, नॉर्मली जो प्रिंटिंग प्रेस होता है जिनकी, हमने कहा वो जो काम कर रहे होते हैं वो नॉर्मली जॉब कॉस्टिंग में कर रहे होता है। हर कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट होगा, हर कस्टमर डिफरेंट बुक पब्लिश होने के लिए देगा, या डिफरेंट कार्ड हो सकते हैं पब्लिश होने के लिए दे, या प्रोसेस पब्लिश होने के लिए दे। तो हमने कहा जितना हर कस्टमर का क्या होगा, एक कस्टमर की जो ऑर्डर करके गया उसका ऑर्डर दूसरे कस्टमर जो ऑर्डर करके जाएगा नॉर्मली डिफरेंट होगा ना। तो हमने कहा ये क्या करता है, फिर ये जॉब कॉस्टिंग यूज करता है, यानी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए अब क्या ये यूज करेंगे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, क्योंकि हमने कहा इनकी जो भी इनके पास ऑर्डर आता है एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट होता है। फिर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर होते हैं किस बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, हमने कहा कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे, कस्टमर जैसे अपने प्रोडक्ट बता रहा होता है उसकी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो इनकी प्रोडक्ट को ये भी जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। मशीनरी या जो मशीनरी बनाते हैं जो लोग, हमने कहा ये भी कस्टमर की क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होते हैं, तो ये भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। ये तो था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। हमने कहा क्या सर्विस बिजनेस भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, ऑब्वियसली ये भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। नॉर्मली हमने कहा इलेक्ट्रिशियंस हो गए, लॉ फर्म्स हो गई, कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, ये सारे क्या करते हैं, ये जॉब कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि हमने कहा जो भी कस्टमर इनके पास आता है हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट दूसरे कस्टमर से डिफरेंट होती है, तो ये भी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम ही यूज करते हैं। अच्छा, हर जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में इसको जॉब क्यों कहते हैं, हमने कहा जो भी ऑर्डर आएगा या जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहा होगा पार्टिकुलर चीज, उस चीज को हम जॉब का नाम देते हैं। जैसे सपोज हमने कहा एबीसी एक कंपनी है, वो प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी है। अब एक कस्टमर आया उसने कहा मुझे पंफलेट बनवाने हैं, दूसरा आया उसने कहा मुझे वेडिंग कार्ड छपवाने हैं, थर्ड वन आया उसने कहा मुझे अब बुक पब्लिश करवानी है, उसके लिए बुक की प्रिंटिंग करवानी है। अब देखो हर कस्टमर, 3 कस्टमर आए, तीनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, तो वो क्या करते हैं कि जो काम उन्होंने ऑर्डर उनके पास आया उसको नाम देते जाएंगे। जैसे पहला ऑर्डर जो उनके पास आया था उन्होंने कहा मुझे पंफलेट बनवाना है, उसे जॉब का नाम, अच्छा जो काम वो परफॉर्म करेंगे वो जॉब ही होगा, हो सकता है उसे कहे ये जॉब नंबर 1 है, इन्विटेशन कार्ड को कहेंगे जॉब नंबर 2 है, और थर्ड वन जो आया था बुक के लिए प्रिंटिंग के लिए उसे कहा ये जॉब नंबर 3 है। यानी हर काम जो परफॉर्म करेंगे, जो ऑर्डर फुलफिल करेंगे उसे जॉब का नाम देंगे और जॉब का नंबर असाइन कर देते हैं। नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, नंबर असाइन कर देती हैं। और अगर वो ये, क्योंकि ये देखो नॉर्मली बैचेस में होते हैं, अब इनविटेशन कार्ड सिंपल एक कार्ड तो प्रिंट नहीं करेगा, या एक बुक ही तो वो नहीं प्रिंट कराने आएगा, या जो पंफलेट लेके आए वो एक पार्टिकुलर पंफलेट तो नहीं बनाएगा, तो हमने कहा क्वांटिटी होगी ना, वो क्वांटिटी बता के जा रहे होंगे, तो उसको हम जॉब ऑर्डर कहेंगे, हम कहेंगे वो आप बैचेस में चीजें बना रहे हैं, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बना एक ही फीचर की लिमिटेड क्वांटिटी बना रहे होंगे। अब नॉर्मली अब देखो अगर कंपनी ने अब कॉस्ट डिफाइन करनी है, कॉस्ट निकालनी है अपने प्रोडक्ट की, तो क्या तीनों तीनों को इकट्ठी कॉस्ट निकाले, ऑब्वियसली नहीं। हमने कहा तीनों की डिमांड डिफरेंट है, तीनों के फीचर्स डिफरेंट है, तो तीनों की कॉस्ट भी डिफरेंट वेज में निकलेगी, क्योंकि तीनों तीनों पे मटेरियल भी डिफरेंट लगेगा। अब अगर कंपनी ने अपनी कॉस्ट निकालनी है तो वो तीनों जॉब्स की अलग अलग कॉस्टिंग निकालेगी, कि ये निकालेगी कि अगर सपोज पहला जो आया था पंफलेट बनवाने के लिए उस पर कितना मटेरियल लगा, लेबर लगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगा, वो निकाल लेगी, तीनों को ऐड कर लेगी। सेकंड वन आया उसका निकाल लेगी, थर्ड वन आया उसका निकाल लेगी।
अब हमने कहा ये तो ओवरऑल कॉस्ट निकल गई, हमें किसकी जरूरत होती है, पर हेड कॉस्ट की। पर हेड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज निकालते हैं, यानी सिंपली अगर पंफलेट की बात करें, उसको बनाने पे अगर $250 लगे हैं, कितने पंफलेट उसने पब्लिश किए, हमने कहा 1000 पंफलेट बनाए, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, हमने कहा 0.25 पर हेड कॉस्ट निकल आई है, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकल आई है। और इसी तरह अगर वेडिंग कार्ड की बात करें, हमने कहा सपोज अगर उसने 100 वेडिंग कार्ड पब्लिश कराए, उसने बनवाए हैं, और उनकी सबकी कॉस्ट 100 है, ओवरऑल जो पैसे उस पर हमारी चार्ज कॉस्ट आई है वो 100 है। अब सिंपली 100 को जितनी कॉस्ट आई है पर जितने यूनिट उसने बनाए उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। इस तरह कंपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर लेती है प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में। यहाँ तक किसी को कोई इशू? प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्लियर है? वजीहा बच्चे आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग, किसी को कोई इशू प्रोडक्ट कॉस्टिंग में? नो मैम। सबको क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने भी आपको बताया, नॉर्मली ये वो बिजनेस करते हैं, यूज करते हैं जो ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो आइडेंटिकल होती हैं और लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। जैसे वो कंपनीज जो फूड्स बनाती हैं, नॉर्मली हमने कहा उनके फीचर्स इतने डिफरेंट नहीं होते एक दूसरे से, या जो केमिकल बना रही होती हैं, प्लास्टिक फर्म्स होती हैं जो काम कर रही होती हैं, ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं और जो हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है नॉर्मली। जैसे आप लेस का पैकेट, लेस फर्म है जो लेस पैकेट बनाती है, हमने कहा हर लेस का फ्लेवर की अगर बात करें, फ्लेवर वाइज बात करें, हमने कहा हर चीज का पैकेट दूसरी चीज के पैकेट से सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। तो ये कंपनीज क्या यूज करती है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती हैं। ये भी सर्विस फैक्ट्रीज भी, ये सर्विस सिस्टम भी प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज कर सकती हैं, नॉर्मली उन सर्विस इंडस्ट्रीज में जहाँ पर रिपीटिव वर्क हो रहा होता है, यानी हर काम सेम नेचर से परफॉर्म हो रहा है। जैसे बैंक्स की बात करें, लाइसेंस के लिए अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, पार्टिकुलर लाइसेंस बनाया, तो हमने कहा हर पर्सन के लिए या इंडिविजुअल के लिए प्रोसीजर सेम होता है, तो वो क्या करते हैं, सेम सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं जब, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी बेस पे कॉस्ट निकाल लेते हो, प्रोसेस सेम होता है, प्रोडक्ट सेम होती हैं, तो हमने कहा ओवरऑल कॉस्ट निकालते हो, फिर जितनी प्रोडक्ट बनाई होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो पर हेड कॉस्ट आ जाती है, और नॉर्मली एवरेज कॉस्ट इस पे हम निकाल रहे होते हैं। सपोज अगर हमने कहा कि कंपनी ने 40,000 प्रोडक्ट बनाई है और उसकी कॉस्ट जो बनाने पे आई है वो $6,000 है, तो अब मैं अगर पूछूं कि पर हेड कॉस्ट कितनी आई है, तो हमने कहा जितनी कॉस्ट आई है उसको जितने यूनिट बनाए उससे सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो पर हेड हमारे पास कॉस्ट निकल आते हैं। यानी इसमें हर जॉब के अलग से निकालनी नहीं पड़ती, क्योंकि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही होती है, एक ही जॉब बना रही होती है, एक ही तरह का काम कर रही होती है, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, जैसे प्रोडक्ट में हमें निकालने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू प्रोसेस कॉस्टिंग में? नो मैम। क्लियर है? इसमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जी मैम। अच्छा बच्चे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा होता है, यानी एक डिपार्टमेंट अपना काम फुलफिल करता है, फिर अपनी वो जो प्रोडक्ट होती है मतलब पार्शली उसने काम किया, फिर अगले डिपार्टमेंट को मूव कर दिया, अगले डिपार्टमेंट ने काम किया,